बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा वीक नंबर 3, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 3 होगा। अज़ीज़ तुलबा, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मैनेजरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बड़े ही अहमियत का हामिल है और आपको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बेसिक्स फ्राहम करता है, एक बेसिक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि आपने अकाउंटिंग मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि इस स्टेज पे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जैसे जैसे वकूफ़ पज़ीर होते हैं वैसे वैसे उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनका इम्पेक्ट देखा जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे, अकाउंटिंग नॉर्म्स यूज़ की जाएंगी, उन तमाम चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, मैं हूँ आपका टीचर कोर्स इंस्ट्रक्टर राना आसिफ शहजाद अली। तो आइए पहले हम आज के जो टॉपिक है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, ये चीज़ अपने जहन में रखें कि आज का हमारा जो लेक्चर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है ये 2 सेशंस पे मुश्तमिल होगा। पहले सेशन को हमने लेक्चर 3 पार्ट ए का नाम दिया है, जबकि इसी तरह दूसरा जो पार्ट है वो लेक्चर 3 पार्ट बी होगा और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पार्ट 2। आज के हमारे इस लेक्चर का फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। स्टूडेंट की सहूलत के लिए, उनकी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए पहले उनको ये बताया जाएगा कि इन प्रैक्टिस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स कितनी किस्म के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड देयर कॉस्ट। कॉस्टिंग सिस्टम कंपैरिजन, यानी जितने भी कॉस्टिंग, अमूमी तौर पे हम 3 कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम होता है। फिर हम आपके सामने एक जायज़ा पेश करेंगे इन प्रैक्टिस जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में जो 2 कॉस्टिंग सिस्टम यानी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होते हैं, हम इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। नंबर 3, जब हम रिकॉर्डिंग स्टेज की बात करेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के रिकॉर्डिंग प्रोसेस को देखेंगे। जैसे जैसे हम इनको इस प्रोसेस के तहत रिकॉर्ड करते हैं, इनको एक्यूमुलेट करते हैं और इनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और इनके जो बेसिक सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर गुड रिसीव्ड नोट है या जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है, इन चीज़ों की भी वजाहत की जाएगी। फिर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एप्लीकेशन की, यानी जब हम एफएच को डिसाइड करते हैं, एक पीरियड का जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट होती है उसको आने वाले पीरियड के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म के तौर पे या अप्लाइड रेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अप्लाइड एफएच की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और लास्ट हमारा होगा डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कि कैसे कैसे जिस वक्त परचेजिंग डिपार्टमेंट मटेरियल को परचेज़ करता है वहाँ से लेके टिल कंप्लीशन तक किन किन स्टेजेस इसको गुजरना होता है और किस स्टेज पे आपको एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह फिर हम बात करेंगे समरी ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो, कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो जिन जिन स्टेजेस में से गुजरता है, यानी जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाती हैं वैसे वैसे उनकी जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और जैसे जैसे वैल्यूडेशन स्टेज पे कॉस्ट ऐड होती है, इन तमाम मराहल को, इन तमाम स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने आज के पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन प्रैक्टिस हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स कितनी किस्म के कास्टिंग सिस्टम यूज़ करते हैं।
जैसा कि आज के हमारे टॉपिक का कंसर्न जो है वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग है, तो पहले मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊंगा। अ कंपनी वुड यूज़ ए जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम, यानी अ कंपनी जॉब ऑर्डर कास्टिंग इस्तेमाल उन हालतों में कर सकती है व्हेन मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच पीरियड, जब एक पीरियड में एक से ज़्यादा आप डिफरेंट नौइयत की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हों। यानी जब लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें होती हैं और वो मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तलिफ प्राइसेस पे होती हैं, तो इस सूरत को कंट्रोल करने के लिए रिकॉर्डिंग प्रोसेस के तौर पे हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। द प्रोडक्ट्स आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन, और अमूमी तौर पे ये जो चीज़ें हैं ये कस्टमर की स्पेसिफिकेशन या इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए बनाई जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये कस्टमाइज्ड गुड्स होती हैं एंड आर यूनिक इन नेचर, और अमूमी तौर पे ये अपनी नौइयत के अतबार से नुमायाँ होती हैं, यूनिक यानी डिफरेंट होती हैं। द यूनिक नेचर ऑफ ईच ऑर्डर रिक्वायर्स ट्रेसिंग आर एलोकेटिंग एज कॉस्ट टू ईच जॉब, चूँकि इसकी एक नुमायाँ कॉस्ट होती है, एक नुमायाँ पोजीशन होती है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के तहत चीज़ों को बनाया जाता है, तो ये चीज़ आपसे रिक्वायर करता है कि आपकी जो एलोकेशन बेस है या कॉस्ट को ट्रेस आउट करना है, इसको एक ख़ास प्रोसेस के तहत, एक ख़ास जॉब के तहत किया जाए, एंड मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ईच जॉब। और ये ज़रूरी होता है कि जितनी भी जॉब्स यानी प्रोडक्ट पे काम हो रहा है उन सब के लिए एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनानी है और कॉस्ट को क्यूमुलेट करना है, ताकि इसको रेफरेंस पर्पसेस के लिए फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल किया जा सके और फैसला साजी के अमल में आपकी मदद हो सके कि स्पेसिफिक जॉब जब आप परफॉर्म करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर तो उनकी कॉस्ट को क्यूमुलेट कैसे किया जाता है और वो टोटल हो के क्या आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट तक रहती है या नहीं रहती। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन प्रैक्टिसेस कितनी हैं। जैसा कि मैं लेक्चर की इंट्रो में आपको बता चुका हूँ कि 3 सिस्टम यूज़ होते हैं: जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइज्ड और स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम इज़ यूज्ड बाय बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस स्पेशल ऑर्डर्स, यानी जब आप कस्टमाइज्ड कस्टमर बेस्ड ऑर्डर आप फुलफ़िल करते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं मोर देन वन प्रोडक्ट इन बैचेस, और जब एक से ज़्यादा मल्टी लाइन प्रोडक्ट आपने बनानी होंगी यानी वेरिंग नेचर की डिफरेंट नौइयत की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उस वक्त जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। Number 2, a process cost accounting system is used when standard products are manufactured using a continuous process। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, एटलस होंडा जो पाकिस्तान में मोटर बाइक बनाते हैं, तो उनकी डेली की प्रोडक्शन जो होती है, इसी तरह वीकली और मंथली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होती है और एक ही नौइयत के मोटरसाइकिल वो बना रहे होते हैं। अगर उनके पास 2 या 3 किस्म की वेरिएंट्स मौजूद हैं तो उसी को सेम लाइक प्रोडक्ट्स वो बैचेस की सूरत में बनाते जा रहे हैं। तो ये एक उनका मुतवातर यानी कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत जारी रहने वाला अमल है, तो इस वजह से वो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। नंबर 3, अ स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन विच स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर मेजर्ड, यानी चीज़ों की दर्जाती या स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो सकती है। यू कैन से दैट व्हाट द कॉस्ट शुड बी अ पर्टिकुलर आइटम, जब इन चीज़ों की नौइयत पे गौर करते इसका तज्जिया करते हैं। कैन बी यूज विद ए जॉब ऑर्डर आर प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम, तो फिर स्पेसिफिक नौइयत के तहत स्टैंडर्ड जॉब ऑर्डर को भी बनाया जा सकता है और प्रोसेस को भी बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम है ये बेसिकली एक अमेंडेड फॉर्म है कि जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम को एक स्टैंडर्ड के तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है। और इसी तरह अगर कुछ अवामिल ऐसे ही होंगे, कुछ मराहल ऐसे होंगे कि वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को आप एक स्टैंडर्ड के तौर पर अडॉप्ट करते हैं, तो फिर इसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम का नाम दे दिया जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जब आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर गौर करते हैं, इसकी भावनाओं समझने की कोशिश करते हैं, तो बुनियादी तौर पे हर स्टूडेंट्स के लिए लाजम है कि वो इस चीज़ पे गौर कर ले कि हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स बुनियादी तौर पे कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। जैसा कि चैप्टर इंट्रो में मैंने आपको बता दिया है
कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप एक कंटिन्यूस अमल के तहत एक जैसी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हों, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हों, या कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए आप उनकी पसंद और नापसंद के मुताबिक चीज़ें बनाते हैं। तो इस सूरत में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बैचेस की सूरत में चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं और स्पेसिफिक जॉब की इंस्ट्रक्शंस के तहत उनकी तैयारी की जाती है। तो यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर हम सबसे पहले इनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और फिर इनकी डिफरेंसेस देखेंगे, यानी हम तज्जिया करेंगे कि जो दो कास्टिंग सिस्टम यानी प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम एंड जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम जब अप्लाई होते हैं तो उनके दरमियान प्रिंसिपल डिफरेंसेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और सिमिलर पॉइंट्स को देखेंगे। प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम टू अक्यूमुलेट एंड असाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। इसका मकसद यही होता है, प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम के तहत आप किसी चीज़ की कॉस्ट को मालूम करें और देखें, उनको एक्यूमुलेट करें कि वो कितनी कॉस्ट आती है, जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के तहत टू एक्यूमुलेट एंड असाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स। तो तकरीबन इसका मकसद भी यही है, यानी इसीलिए तो हमने इसको सिमिलर पॉइंट कहा है कि दोनों मेथड के तहत मकसद यही होता है कि कॉस्ट को एलोकेट करके प्रोडक्ट के हवाले से बता दिया जाए कि ईच यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपकी लागत क्या आती है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एलिमेंट के तौर पे हम डायरेक्ट मटेरियल को लेते हैं, डायरेक्ट लेबर को लेते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर दोनों किस्म के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आते हैं, यानी वेरिएबल एफओएच प्लस फिक्स एफओएच। और यही चीज़ हम देखेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सिस्टम के तहत भी। बुनियादी तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एलिमेंट्स तीन ही होते हैं, जिनको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का नाम दिया जाता है। थर्ड सिमिलैरिटी है कॉस्ट फ्लो, यानी कॉस्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टिल कंप्लीशन ऑफ द गुड्स आपकी कॉस्ट कैसे आती है और उसको किस किस मरहले में से गुजरना होता है। फ्रॉम RM टू वर्क इन प्रोसेस, यानी रॉ मटेरियल से लेके वर्क इन प्रोसेस तक, और वर्क इन प्रोसेस से चीज़ों के मुकम्मल होने तक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, इन तमाम प्रोसेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इस फ्लो को नोट किया जाता है। और यही सेम प्रोसेस जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब बुनियादी तौर पे गौर करने वाली ये चीज़ है कि दोनों प्रोसेस कास्टिंग से, दोनों कॉस्टिंग सिस्टम्स के तहत डिफरेंसेस कहाँ पे होती हैं, दोनों में बुनियादी फ़र्क किस लेवल पे होता है। पहला हम इसका पॉइंट बनाते हैं प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, कोई एक जैसी प्रोडक्ट बनाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ऑफन इन अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत, यानी तवातर के साथ एक जैसी चीज़ें बना रहे हैं और बनाते ही चले जा रहे हैं। वाइल इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, ईच विद डिफरेंट मटेरियल। चूँकि प्रोडक्ट मुख्तलिफ होंगी तो उनका साइजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, और डिफरेंट साइजेस होने की वजह से मटेरियल की कंजम्पशन भी कम या ज़्यादा होती है। लेबर एंड ओवरहेड रिक्वायरमेंट्स, और अगर चीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड नौइयत की है तो उस सूरत में आपके लेबर चार्जेस भी इस केस के अंदर बढ़ जाते हैं। नंबर 2, कॉस्ट एक्यूमुलेशन। प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम के तहत बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग के तहत टोटल प्रोसेस कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के तहत ईच डिपार्टमेंट के अंदर जो स्पेसिफिक जॉब चल रही होती हैं तो इसका प्रोडक्ट वाइज या जॉब वाइज कॉस्ट को मुकम्मल किया जाता है और इसका एस्टिमेट लगाया जाता है। लास्ट पॉइंट होगा की डॉक्यूमेंट। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको CPR यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के तहत जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाती है जो ईच जॉब के लिए स्पेसिफिक बनती है और इसके ऊपर क्वांटिटी की डिटेल होती है, यूनिट परचेज्ड होते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं, और फिर टोटल कॉस्ट बताई जाती है। ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अलहदा से जो है इसका खाने बने होते हैं जॉब कॉस्ट शीट के ऊपर।
अज़ीज़ तलबा तालिबात, जब हमने दोनों किस्म के कास्टिंग सिस्टम्स को डिस्कस कर लिया, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, तो अब हम इस प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम के तहत जब आप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो बुनियादी एलिमेंट के तौर पे पहले हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे, यानी डायरेक्ट मटेरियल को आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑर्डर वी आर एबल, जब हमारे पास किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर वसूल होता है, वी आर एबल टू डिटरमिन, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि इस चीज़ को मालूम करें द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स दैट वी विल नीड टू रिक्विजिशन फ्रॉम द स्टोर रूम। यानी प्रोडक्शन ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक रिक्विजिट यानी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें इतना मटेरियल इशू किया जाए। वी नो दैट the material requisition form is a critical source document in the preparation of job cost sheet। यानी ये जो डॉक्यूमेंट होता है आपने उसके ऊपर मुकम्मल स्पेसिफाई करना है, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, रेट वाइज, टोटल कॉस्ट वाइज बताना होता है कि आपको कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन से उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर चार्ज्ड टू द स्पेसिफिक जॉब, ख़ास जॉब को चार्ज किया जाता है, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने पे जितनी कॉस्ट आ सकती है उसको अक्यूमुलेट करना होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं यानी डायरेक्टली ट्रेसेबल कॉस्ट होती हैं उनको हम अपनी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या जॉब को चार्ज कर देते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट नौयत की या फैसिलिटेटिंग कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में डाल देते हैं। अगर इस प्रोसेस को हम यहाँ पे देखें, मटेरियल यूज्ड मे बी ईदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं मटेरियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं कि जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लाजम व मलजूम होता है और उसके बगैर गुजारा नहीं है, और चीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन पे बनाने के लिए, उसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस कायम करने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसी तरह दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी वो सपोर्टिंग मटेरियल या ऐसा मटेरियल जो असिस्ट करता है इस प्रोसेस को, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ऐसे जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनके क्लोज अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं, इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो इसी वजह से इनको इनडायरेक्ट कहा जाता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट स्पेसिफिकली किस अपने तौर पे नहीं आती, बल्कि एक अकाउंटिंग हेड जिसको फैक्ट्री ओवरहेड का नाम दे दिया जाता है उसके अंदर अपीयर होते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, जब मटेरियल इशू होता है तो मटेरियल रिक्विजिशन या जॉब कॉस्ट शीट एक बनती है। रिक्विजिशन फॉर्म एक अलहदा से डॉक्यूमेंट होता है, जबकि जॉब कॉस्ट शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके ऊपर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के लिए 3 अलहदा से ब्लॉक्स बने होते हैं और इसके ऊपर तमाम चीज़ों की डिटेल होती है, जिन चीज़ों को आप ले रहे हैं, जिनको आप कंज्यूम कर रहे हैं। जैसा कि आपको इसके सामने नज़र आ रहा है जॉब नंबर A43, तो इसी तरह इसकी डेट मेंशन्ड है, डेट कंप्लीशन एक्सपेक्टेड, डिपार्टमेंट का नंबर बताया गया है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस ग्रीन शीट के ऊपर जो येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ये डायरेक्ट मटेरियल का पोर्शन है, यानी ईच टाइम जब आप मटेरियल को कंज्यूम करते हैं या इशू करते हैं तो इसकी कॉस्ट यहाँ पे नोट कर ली जाती है। और फिर जैसे जैसे आपका मटेरियल इशू होता चला जाता है आप इनको नोट करते जाते हैं और एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। तो जॉब कॉस्ट शीट जो है बुनियादी मरहले पे तो पहले जितने भी इसके बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को एक्यूमुलेट करती है, देन फिर उसकी बुनियाद पे इस डेटा को आगे शिफ्ट करते हैं। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये कॉस्ट भी डायरेक्ट नौयत की होती है। चीज़ों को फिज़िकल एग्जिस्टेंस या फिज़िकल शेप देने के लिए आपको ह्यूमन पावर, ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती है और उनको उन स्किल्स के बदले में जो मुआवजा दिया जाता है उसको हम डायरेक्ट लेबर का नाम देते हैं। ये डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है,
यानी कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं बन जाती, एक स्किल्ड और तजर्बेकार एक एक्सपर्ट की, एक लेबरर की ज़रूरत होती है वो जो काम परफॉर्म कर सके। तो इसलिए उसकी कॉस्ट को हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। एज इम्प्लाई वर्क ऑन जॉब कवर्ड बाय द प्रोडक्शन ऑर्डर, टाइम टिकट्स आर प्रिपेयर्ड। तो जो टाइम टिकट एक कार्ड होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है टू रिकॉर्डिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये देखा जाता है कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर कितनी लेबर ऐसी है जो डायरेक्टली उसके साथ रिलेट करती है और कौन सी चीज़ ऐसी है, यानी वो चीज़ें कि जिनका क्लोज अल्टरनेटिव मौजूद होता है, जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, उनको आप इसमें यूज़ करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब। जैसा कि मटेरियल के मतलब हमने बात की कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी स्पेसिफिक जॉब को चार्ज की जाती है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसी तरह हमारी पिछली स्लाइड पे बात हो चुकी है कि जितना इनडायरेक्ट मटेरियल अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को चार्ज होता है तो इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ही चार्ज होगी। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दोनों सूरतें बता दी गई हैं कि इम्प्लाइड टाइम टिकट जो होगा बेसिकली वही फैसला करता है कि कितना टाइम आप किसी चीज़ के डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर लगाते हैं और कितना टाइम ऐसा है जो इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है। डायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली किसी जॉब कॉस्ट शीट के अंदर एक बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के तौर पे एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और जबकि आपके जो इनडायरेक्ट एलिमेंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब तो उसको भी करते हैं लेकिन वो अपने नाम से नहीं जाता बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और इसको फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने पहले मटेरियल के वक्त आपको जॉब कॉस्ट शीट दिखाई, तो अब हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वकूफ़ ज़ीर हो गई है। तो सेम डिटेल इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन अब आपको जो येलो कलर का नज़र आ रहा है ब्लॉक, ये लेबर का है जिसके अंदर टाइम टिकट को मेंशन किया जाएगा कितने घंटे काम हुआ है और आवर्स कितने बनते हैं, इसका अमाउंट कितना बनता है। और फिर नीचे वाली जो एक आपको येलो कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये वही अमाउंट जो कि $88 ऊपर वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है उसको यहाँ आप शामिल कर रहे हैं। जबकि ये डॉक्यूमेंट आपको पहले भी बता चुका है कि इससे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी $116 की वकूफ़ ज़ीर हो चुकी है और आपको इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो रेड कलर ब्लैक कलर से नज़र भी आ रही है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, जितनी भी किस्म की इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, चाहे वो मटेरियल की हो चाहे वो लेबर की हो, तो उसको इसी के अंदर एक्यूमुलेट किया जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर आर पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हमारी पहले ही हो चुकी है। Other overhead costs are charged to the manufacturing overhead account as incurred। जैसे जैसे बाकी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो कि इनडायरेक्ट नौयत के होते हैं लेकिन बिजनेसेस के लिए लाजमी होते हैं, तो जब वो वकूफ़ ज़ीर होते हैं तो फिर आप उनको वैसे वैसे ही डेट वाइज यानी परपेचुअल सिस्टम की तरह रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, द प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट इज़ यूज्ड, यानी पहले से ही तयशुदा या कैलकुलेट शुदा एब्जॉर्प्शन रेट या एप्लीकेशन रेट हम इस्तेमाल करते हैं टू अप्लाई द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप असाइन करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए से इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग डॉक्यूमेंट फ्लो समरी क्या है। सबसे पहले तो एम्प्लाई, चूँकि वही टाइम की बेस लेबर की इंक्रेंस के लिए होती है और वही आपके पास जो बेस है वो FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड की इंक्रेंस के लिए होती है। तो सबसे पहले तो देखा जाएगा एम्प्लाई टाइम टिकट, यानी उसने किस वक्त पे काम करना होता है। नंबर 2, अदर एक्चुअल ओवरहेड चार्जेस। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा, चूँकि कंपैरिजन पर्पसेस के लिए आपके पास FOH की एक से ज़्यादा फिगर या डिजिट्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्चुअल चार्जेस ऑन FOH। इसी तरह थर्ड एलिमेंट है मटेरियल रिक्विजिशन। जैसे जैसे हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको रिक्विजिट करते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो वहीं से ये चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है और
कि कितना मटेरियल आपको या कितनी लेबर आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नौयत की चाहिए होगी, और इसी तरह बाकी फैसिलिटेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है वो एफओएच के अंदर ही आती है। तो बेसिक एलिमेंट के तौर पे तो इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल ही यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटेटिंग कॉस्ट इसमें एब्जॉर्ब होती है। तो यहीं से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट का टोटल बनता है, और फिर इस रेट की बुनियाद पे जो पास्ट एक्टिविटी आपने परफॉर्म की होती है उस पर तकसीम करने से हमारे पास एक एप्लीकेशन रेट कैलकुलेट हो जाता है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जॉब कॉस्ट शीट के अंदर अपने कॉस्ट एस्टिमेट्स को शामिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये देखें, जो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जॉब कॉस्ट शीट पहले भी दिखा चुका हूँ कि जॉब कॉस्ट शीट जो है ये कैसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर वैल्यू एडिशन की तरह जैसे जैसे कॉस्ट किसी चीज़ के ऊपर वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है वैसे वैसे हम इसको नोट कर लेते हैं। जैसा कि पहले हम डायरेक्ट मटेरियल को नोट कर चुके हैं जो कि $116 से आपके सामने शो हो रही है। फिर इसी तरह डायरेक्ट लेबर को नोट कर चुके हैं जो कि $88 से शो हो रही है। और अब आपको जो एक कलर्ड यानी येलो कलर का ब्लॉक नज़र आ रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का है। जैसे ही वकूफ़ पज़ीर होती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट तो उसको जॉब कॉस्ट शीट के अंदर थर्ड एलिमेंट के अंदर नोट कर लिया जाता है। और नीचे जो आपकी एक अक्यूमुलेटेड रिपोर्ट बन रही होती है तो वहाँ पे भी देखिए आपको कि येलो कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही है जहाँ पे $32 रेड कलर से लिखा हुआ है। तो इस तरह से बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीसरे की भी जब कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर होती है तो हम इसके अंदर इसको नोट कर लेते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जब हमने तीनों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस कर लिया, इनके सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर लिया, जॉब कॉस्ट शीट के अंदर इनकी प्लेसमेंट कैसे होती है, वहाँ पे इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया, तो अब चूँकि एफर्स्ट स्टेज पे हमने एक चीज़ को डिस्कस किया कि एप्लीकेशन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट एक ऐसी बेस होती है कि जिसकी बुनियाद पे हम पास्ट एक्टिविटी की बुनियाद पे कैलकुलेट किया हुआ रेट जिसको कि एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं इसको यूज़ करते हैं बजटिंग प्रोसेस के लिए या इस चीज़ का एस्टिमेट लगाने के लिए कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट एफओएच की कितनी होनी चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट भी होती है, पर इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम वेरिएंस एनालिसिस की टेक्निक भी अप्लाई करना सीखेंगे जो कि आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। The predetermined overhead rate POHR used to apply overhead to job is determined before the period begins। जैसे ही कोई एक्चुअल कॉस्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है उससे पहले ही हम एक एप्लीकेशन या एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये एक बेसिक फैक्टर होता है कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए या किसी एस्टिमेटेड या बजटेड एक्टिविटी के अगेंस्ट ये जांचने के लिए कि हमारी कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ये, जैसा आपके सामने येलो कलर की एक स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट फॉर द कमिंग पीरियड, आने वाले पीरियड में एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम ट्रेंड प्रोजेक्शन करते हैं माजी की कॉस्ट जो कि इनकर हो चुकी होती है उसकी बुनियाद पे इसको डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड टोटल यूनिट्स इन द एलोकेशन बेस फॉर द कमिंग पीरियड, यानी माजी की लगी हुई कास्ट और माजी की ही सर्वशुदा एक्टिविटी को इस्तेमाल किया जाता है प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने के लिए। आइडियली द एलोकेशन बेस इज़ ए कॉस्ट ड्राइवर, यानी जो बेस के तौर पे फैक्टर लिया जाता है इसको हम कॉस्ट ड्राइवर का नाम भी देते हैं, दैट काज ओवरहेड, कि जिसकी बुनियाद पे ओवरहेड कॉस्ट को जस्टिफाई किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एप्लीकेशन प्री-डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग अ 3-स्टेप प्रोसेस। अगर हम इस अमल को जिसको कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है इसको मज़ीद स्पेसिफाई करें तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि जब हम ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं तो हमने 3 मराहल में से गुजरना होता है। फर्स्ट स्टेज इसकी होगी एस्टिमेट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पीरियड, यानी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि इस पीरियड के लिए कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करने हैं। दूसरे स्टेप पे एस्टिमेट
टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस फॉर द पीरियड। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी इसमें वकूफ़ पज़ीर हो सकती है। और थर्ड इसका और तीसरे स्टेज के तौर पे हम ये देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेट टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक्टिविटी आ गई और एक एब्जॉर्प्शन रेट आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक कैलकुलेट हो जाती है कॉस्ट। और अगर हम फार्मूले की बेस को डिस्कस करें, जैसे कि पहले हम प्री डिटर्मिन ओवरहेड रेट को डिस्कस कर चुके हैं, 3/2 कर दें, यानी एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस फॉर द पीरियड। यानी आप क्या करते हैं कि टोटल आपके पास जो कॉस्ट होती है उसको टोटल एक्टिविटी बजटेड के ऊपर तकसीम कर दिया जाता है, तो आपके पास एक एस्टिमेटेड एलोकेशन बेस, अप्लाइड रेट या एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हो जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसे जैसे कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है वैसे वैसे इनके एविडेंस के तौर पे इनके साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं और मूव करते हैं। इसी चीज़ को हम डॉक्यूमेंट फ़्लो ऑफ जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जॉब्स आर चार्ज्ड थ्रू फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट में देखेंगे, सब बुनियादी एलिमेंट के तौर पे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो कंज्यूम की जाती है। तो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप बनती है, यानी जैसे ही हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, दरकार होता है, तो हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ, स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें इतना मटेरियल इशू किया जाए। नंबर 2, लेबर टाइम टिकट, यानी जैसे ही हमें पता चलता है कि इतनी एक्टिविटी हमने मुकम्मल करनी है तो हम जस्टिफाई करते हैं, एलोकेट करते हैं कि हमें कितने लेबरर की ज़रूरत है, तो हम फिर उतने बंदों को हायर करके उनको टाइम टिकट जारी करते हैं और टाइम टिकट का बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बनता है। इसी तरह थर्ड एलिमेंट के तौर पे जैसे ही ओवरहेड वकूफ़ पज़ीर होती है तो यहीं से हम एक अप्लाइड रेट या एब्जॉर्प्शन रेट जिस चीज़ पे कैलकुलेट किया होता है उसको एक डॉक्यूमेंट बना के इस प्रोसेस में ले आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ जॉब इज़ समराइज्ड ऑन ए जॉब कॉस्ट शीट, यानी इन तीनों एलिमेंट्स को, इन तमाम जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, यानी आपके पास मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है, लेबर टाइम टिकट है, एब्जॉर्प्शन रेट है, इनको यूज़ करते हुए एक अक्यूमुलेटेड चार्ज शीट बनाते हैं कि जिसको हम जॉब कॉस्ट शीट का नाम देते हैं। और यही जॉब कॉस्ट शीट ही होती है, ये तमाम चीज़ों की डिटेल मुहैया करती है कि कितने यूनिट बनाने हमने, हमें रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, इसकी लेबर कॉस्ट हमारे पास क्या आई, मटेरियल कॉस्ट इसकी क्या आई, लेबर आवर्स कितने काम किए, पर यूनिट पे लेबर कितनी लगती है, और वही लेबर टाइम को हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बेस फैक्टर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर होती चली जाती है, जॉब कॉस्ट शीट के ऊपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते चले जाते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपकी आसानी के लिए, आपकी इस चीज़ की वजाहत के लिए कि जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के तहत मल्टीपल जॉब्स पे काम हो रहा होता है और हर जॉब और जहीं वो, और ये मेथड अप्लाई ही वहीं पे होता है जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट बनती हैं, मुख्तलिफ जॉब्स चल रही होती हैं, कस्टमाइज्ड ऑर्डर होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के ऊपर आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे 3 जॉब्स नज़र आ रही हैं, जॉब कॉस्ट रिकॉर्ड, जॉब नंबर 27, 28 एंड 29। इन तीनों अगर फ़र्ज़ करें हम इस अमल की वजाहत करते हैं कि हमारे जॉब ऑर्डर कास्टिंग प्रोसेस के अंदर 3 मुख्तलिफ जॉब्स पे काम हो रहा है कि जिसको हमने जॉब नंबर 27, 28 और 29 का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हर जॉब कॉस्ट शीट के ऊपर मटेरियल कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद है। जब इन चीज़ों को यहीं से हम एक प्रोसेस के अंदर शिफ्ट करते हैं तो हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की स्टेज पे चले जाते हैं, वहीं पे इसका लेजर भी बनता है और इन तमाम जॉब्स की कॉस्ट को फाइनलाइज किया जाता है, एक प्रोसेस के अंदर शिफ्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस में से जितनी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं। मसलन
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जिन पे काम मुकम्मल होता है। तो 27 और 28 जो हैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के प्रोसेस में भेज दिया जाता है। और इसी तरह से फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यहीं से 27, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस के अंदर हमने 3 बैचेस पे काम स्टार्ट किया, 2 बैचेस को हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में लेके गए और इसमें से एक जॉब यानी जॉब नंबर 27 कंप्लीट हो गई। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसको सेलिंग प्रोसेस या मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ भेज दिया जाता है। और यहीं पे आपको ये शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। तो जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोसेस में चली जाएगी तो इसके अगेंस्ट ये हम फिर चेक करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले कि ये जो चीज़ हमने सेल की है इसकी कॉस्ट तो हमारे पास इस शीट के ऊपर नज़र आ रही है, या जैसे इसकी एक्यूमुलेशन बेस होगी बताएगी। और फिर इसको सेल प्राइस के साथ जब कंपेयर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम अपने लेक्चर के आखिर में आपके सामने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फ़्लो को एक दफ़ा फिर डिस्कस करना चाहेंगे ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि कॉस्ट एक्यूमुलेट कैसे होती है। जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के तहत बुनियादी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के तौर पे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट को जस्टिफाई किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपको फैक्ट्री लेबर का एक लेजर बना नज़र आ रहा है। यहीं से जितनी भी लेबर टाइम टिकट के मुताबिक कंज्यूम होती है उसका रिकॉर्ड उठा लिया जाता है। और फिर थर्ड एलिमेंट के तौर पे आपको वर्टिकल बेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का लेजर बना नज़र आ रहा है। तो यहीं से इनकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस होती हैं या जितनी इसकी कंजम्पशन होती है उनको आप फ्लो ऑफ कॉस्ट के अंदर ले जाते हैं, उनकी शिफ्टिंग आपको नज़र आ रही है। यानी मटेरियल जितना डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है इसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह जितनी लेबर की कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है स्पेसिफिक जॉब के ऊपर उसको भी आप वहाँ से वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। और इसी तरह चूँकि FH भी एक कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो आप इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को शिफ्ट कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस अप्लाइड कॉस्ट के तौर पे इसकी डेबिट साइड पे। यहीं से आपके पास जितनी कॉस्ट मुकम्मल होती है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और इसको हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की डेबिट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। और जब ये चीज़ें इसी तैयार शुदा जो आपके पास स्टॉक पड़ा होता है इनमें से सेल हो जाती है तो इनको फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेबिट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस मुकम्मल होता है कि जिसमें चीज़ों को यानी रॉ मटेरियल को परचेज़ करने से लेके और फिर बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के वकूफ़ पज़ीर होने तक को हम स्टेज वाइज रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। और 3 से 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद वो चीज़ें हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेज तक पहुंच जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके साथ ही हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का जो यूनिट 1 है वो मुकम्मल हुआ। दूसरे यूनिट के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।